हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू शिवांगी क्लासेस। आज का वीडियो लेक्चर अपराध के समाजशास्त्र के अंतर्गत अपराध शास्त्र की अध्ययन पद्धतियों पर आधारित है। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग अपराध शास्त्र की अध्ययन पद्धतियों से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, मेरे डेली वीडियो अपडेट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें, जिससे इस वीडियो लेक्चर का लाभ उन तक भी पहुंच जाए। हम लोग आज की टॉपिक पे आते हैं। अपराध शास्त्र की अध्ययन पद्धतियों को शुरू करने के पहले इसके जो मेथड्स हैं उसको देखने के पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जान लेंगे कि इसकी अपराध शास्त्र में अध्ययन पद्धतियों का क्या प्रयोग है और इसका प्रयोग करना क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो अपराध शास्त्र की अध्ययन पद्धति का अर्थ यह है कि अपराध शास्त्र का अध्ययन किन पद्धतियों से किया जाता है। अपराध के अध्ययन के लिए अपराध शास्त्र किन विधियों का प्रयोग करता है। अध्ययन पद्धति का उपयुक्त उपयोग ही अध्ययन को वैज्ञानिकता प्रदान करता है, जिसके माध्यम से वस्तुनिष्ठ अध्ययन के साथ साथ सार्वभौमिक नियमों की खोज अपराध के क्षेत्र में की जा सकती है। अपराध शास्त्र मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला एक व्यवहारिक विज्ञान है। सामाजिक संगठन, सामाजिक संरचना और सामाजिक गतिशीलता से इसका घनिष्ठ संबंध है। मानवीय आचरण सामाजिक परिस्थिति के अधीन होते हैं, इसलिए किसी समाज की परिस्थिति एवं समय में परिवर्तन के साथ साथ नियम में भी परिवर्तन होता रहता है। ठीक, तो कोई भी समाज है, उसकी जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति अगर समाज की परिस्थिति में चेंज आता है तो उस परिस्थिति में परिवर्तन के साथ साथ जो भी समाज के नियम होते हैं उसमें भी परिवर्तन होता है। जैसे अभी कोरोना महामारी के कारण पूरी तरह से लॉकडाउन लगा हुआ है, सभी लोग अपने घर में हैं और जितने भी सोशल गैदरिंग थी और आप देखते थे कोई भी समारोह था, वो सब पे रोक लगी हुई है। आप मंदिर जाना, शादी विवाह, ये सारी चीज़ों पे रोक लगी हुई है। तो ये अभी के समाज की जो सिचुएशन है, जो महामारी फैली हुई है, उसको देखते हुए इन सारी चीज़ों पे रोक लगा दी गई क्योंकि समाज की परिस्थिति है और समाज की परिस्थिति के साथ साथ यहाँ के नियमों में भी परिवर्तन होता रहता है। तो ये आपको एक छोटा सा उदाहरण था समझाने के लिए। क्लियर है? फिर आता है पद्धति का अर्थ। अब होता है कि पद्धति किसे कहते हैं, मेथड्स। व्हाट इज़ मेथड्स? तो पद्धति का अर्थ है विधि, तरीके अथवा ढंग से होता है। पद्धति का अर्थ किसी विधि, तरीके अथवा ढंग से होता है जिसके द्वारा अध्ययन संपादित किया जाता है। पद्धति से हमारा तात्पर्य उन विधि से है जिसके द्वारा विज्ञान अनुभव सिद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपनी आधारभूत कार्य प्रणाली को प्रयोग में लाता है तथा अपने उपकरणों एवं विधियों का प्रयोग करता है। ठीक, अब इस जो बात मैंने बताई है यहाँ पे कि पद्धति से हमारा तात्पर्य, रिपीट कर रहे हैं फिर से, पद्धति से हमारा तात्पर्य उस विधि से है जिसके द्वारा विज्ञान अनुभव सिद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपनी आधारभूत कार्य प्रणाली को प्रयोग में लाता है तथा अपने उपकरणों एवं विधियों का प्रयोग करता है। इस परिभाषा के अंतर्गत 3 तत्वों पर प्रकाश डाला गया है। पहला, पद्धति का तात्पर्य किसी विधि, तरीका अथवा ढंग से होता है। दूसरा, पद्धति का प्रयोग वैज्ञानिक एवं अनुभव सिद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और तीसरा होता है, पद्धति के द्वारा ही विज्ञान अपने आधारभूत कार्य प्रणालियों, उपकरणों एवं विधियों का प्रयोग करता है। अपराध जो होता है वो एक सामाजिक घटना है और सामाजिक घटनाओं का प्रमापीकरण करना संभव नहीं है। अपराध के मात्रात्मक परिमापन की कठिनाई इसे विज्ञान की संज्ञा प्राप्त करने में कठिनाई तो उत्पन्न अवश्य करती है, लेकिन इसका अभिप्राय यह बिल्कुल नहीं है कि अपराध शास्त्र वैज्ञानिक विधा का प्रयोग नहीं करता है। अपराध शास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है तथा अपने अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है। तो ये था अपराध शास्त्र में जो पद्धतियाँ होती हैं उनका प्रयोग क्यों किया जाता है और उनका उपयोग क्या है। तो इसका एक संक्षिप्त इंट्रोडक्शन था। तो इसको आप अपने आंसर में लिख सकते हो कि पद्धतियाँ क्या हैं और इसकी विशेषताएं क्या हैं, इनका यूज़ क्यों करते हैं अपराध शास्त्र में। ठीक है,
तो अब हम लोग वन बाय वन करके जो अपराध शास्त्र की अध्ययन पद्धतियाँ हैं उस पे आएंगे। अपराध शास्त्र के अध्ययन पद्धतियों में सबसे पहले जो पद्धति है वो है सांख्यिकी पद्धति। आपकी दूसरी पद्धति आती है व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति, और तीसरी आती है प्रयोगात्मक पद्धति, और चौथी आती है परिस्थिति शास्त्रीय पद्धति। ये 4 पद्धतियाँ हैं जो अपराध शास्त्र के अध्ययन में इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोग सबसे पहले सांख्यिकी पद्धति को एक्सप्लेन करेंगे। तो देखते हैं सांख्यिकी पद्धति क्या होता है। सांख्यिकी पद्धति अध्ययन की वह पद्धति होती है जिसका संबंध परिमाणात्मक आंकड़ों से होता है। इसका संबंध तथ्यों के गणितीय प्रस्तुतिकरण से होता है, और इसको परिभाषित करते हुए बोर्गाडस ने लिखा है कि सांख्यिकी वह गणित है जिसका प्रयोग मानव तथ्यों के लिए किया जाता है। बहुत अच्छी सी डेफिनेशन है, छोटी सी। इसको आप लोग अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो और लर्न करने में भी इजी है। तो बोर्गाडस कहते हैं कि सांख्यिकी वह गणित है जिसका प्रयोग मानव तथ्यों के लिए किया जाता है। इस अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति के प्रमुख चरणों का आधार बनता है। उपलब्ध तथ्यों का संकलन, वर्गीकरण, सारणीयन एवं सामान्यीकरण सांख्यिकी पद्धति के उपभाग होते हैं। यहाँ पे बोंजर ने अपराध को आर्थिक निर्धारक के रूप में विवेचित करते हुए सांख्यिकी पद्धति का उपयोग किया था। सबसे पहले बोंजर ने अपराध को आर्थिक निर्धारक के रूप में विवेचित करते हुए सांख्यिकी पद्धति का प्रयोग किया था। अपराध शास्त्र की इस पद्धति में बंदी और दंडित व्यक्तियों की संस्था के साथ आर्थिक, सामाजिक तथा अपराध के अन्य कारकों के साथ संबंध स्थापित किए जाते हैं। सांख्यिकी पद्धति की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो ये हो गया आपका सांख्यिकी अध्ययन पद्धति। ये आपके लिए सफिशिएंट यहाँ पे नोट्स है। इसको आप मेरे यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक हम वहाँ शेयर कर देंगे। और फिर आपका आता है व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति, से हम केस स्टडी मेथड्स भी कहते हैं। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति, केस स्टडी मेथड। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति अपराधी व्यक्ति के जीवन के अध्ययन से प्रमुख रूप से संबंधित है। इस पद्धति के द्वारा व्यक्ति, परिवार, पड़ोस, समूह, समुदाय, संस्था आदि के जीवन चक्र का अध्ययन एक व्यक्तिगत इकाई के रूप में होता है। यह पद्धति अपराध शास्त्री को तीव्र एवं सूक्ष्म अंतर्दृष्टि प्रदान करने, इकाइयों का अधिक गहराई में बैठकर अध्ययन करने, समस्याओं का मनोसामाजिक अध्ययन करने, निदान एवं समाधान के उपाय प्रस्तुत करने, निष्कर्षों को अधिक यथार्थपूर्ण बनाने तथा नवीन परिकल्पनाओं को प्रतिपादित करने के लिए उपयुक्त आधार प्रदान करता है। इसे सूक्ष्मदर्शी अध्ययन भी कहा जाता है। केस स्टडी को व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति को सूक्ष्मदर्शी अध्ययन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें किसी भी इकाई की सूक्ष्म तरीके से अध्ययन किया जाता है। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। वन बाय वन हम इनकी विशेषताओं को देखेंगे। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में एक व्यक्ति अथवा एक इकाई का गहन एवं संपूर्णता के साथ अध्ययन किया जाता है। सेकेंड वन इज व्यक्तिगत अध्ययन के गुणात्मक परिणाम प्राप्त होता है, उसे परिमाणात्मक परिणाम से भिन्न होता है। इस अभिगम के द्वारा एक छोटी प्रतिनिधि इकाई अथवा क्षेत्र के अध्ययन द्वारा एक विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन संभव हो पाता है। और फोर्थ है, इस पद्धति के द्वारा अपराध के कारणों की खोज की जाती है। और पांचवा है, अध्ययन की जाने वाली इकाई पर समस्त पक्षों के प्रभाव का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। तो ये था आपका व्यक्तिगत अध्ययन पद्धतियों की विशेषताएं। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के प्रयोग एवं विकास पर अपने मत को व्यक्त करते हुए हार्वर्ड ओडम तथा कैथरीन जोचर ने लिखा है कि वास्तव में समाज विज्ञानों के अंतर्गत व्यक्तिगत ढंग के सबसे पहले प्रयोग इतिहासकारों ने व्यक्तियों एवं राष्ट्रों के विवरण में किया, जिसका अनुगमन बाद में अधिक छोटे समूहों,
गुटों एवं व्यक्तियों के विस्तृत अध्ययनों द्वारा किया गया है। समाजशास्त्र में व्यक्तिक अध्ययन के प्रथम प्रयोगकर्ता हर्बर्ट स्पेंसर माने जाते हैं। अपराध शास्त्र में व्यक्तिक अध्ययन का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम हिली ने अपनी पुस्तक द इंडिविजुअल डेलिक्वेंट में किया। व्यक्तिगत अध्ययन में लघु इकाई का अध्ययन किया जाता है, लेकिन यह वास्तव में एक जटिल कार्य है। एक व्यवस्थित प्रक्रिया के माध्यम से ही अध्ययन वैज्ञानिक और तथ्य आधारित हो सकता है। इसीलिए व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के प्रमुख चरण हैं, जो कि हम लोग 1 बाय 1 यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आता है यहाँ पे समस्या का चुनाव। तो समस्या का चुनाव, उसके बाद आता है पर्यवेक्षण, उसके बाद आता है व्यक्तिक अध्ययन की प्रमुख विधियाँ, उसके बाद आता है जीवन वृत्त, फिर 5वां आता है उपचार। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले समस्या का चुनाव, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। समस्या का चुनाव प्रस्तुत समस्या के आधार पर ही अध्ययन पद्धति का निर्धारण किया जाता है। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के प्रयोग के पूर्व ही यह सुविचारित हो जाता है कि अध्ययन के लिए प्रस्तुत विषय वस्तु का अध्ययन व्यक्तिक अध्ययन द्वारा उपयोगी तथा औचित्यपूर्ण है अथवा नहीं। अपराध, बाल अपराध, डकैती अथवा चोरी के अध्ययन में यह पद्धति किस सीमा तक लाभप्रद होगी। फिर आपका दूसरा आता है पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण का प्रयोग अपराध शास्त्रीय अनुसंधान के अंतर्गत आंकड़ों के संग्रह के एक ढंग के रूप में किया जाता है। ऑक्सफोर्ड कंसाइज डिक्शनरी के अनुसार अवलोकन केवल आँखों द्वारा देखे जाने तक सीमित नहीं होता है, बल्कि हमारी इंद्रियों को प्रभावित करने वाले प्रत्युत्तों के अभिलेखन के दौरान आंतरिक प्रत्यक्षीकरण के सभी स्वरूपों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य जटिल आपराधिक घटनाओं, अपराधियों के सांस्कृतिक प्रतिमानों तथा उनके आचरण से संबंधित तथ्यों की प्रकृति एवं सीमा का प्रत्यक्षीकरण करना है। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का मूल आधार यदि अवलोकन अथवा पर्यवेक्षण मान लिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति की प्रमुख प्रविधियाँ हैं, इसमें थर्ड आता है फिर आपका व्यक्तिक अध्ययन पद्धति की प्रमुख प्रविधियाँ। तो इसको हम लोग देखेंगे पर्यवेक्षण के बाद। इसमें है कि थर्ड में है कि व्यक्तिगत अध्ययन प्रमुख प्रविधियों के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे हैं। बिना किसी अनुसूची का प्रयोग किए ही अपराधी व्यक्ति से अनौपचारिक साक्षात्कार करना। दूसरा है अपराधियों के व्यक्तिगत दस्तावेजों का अवलोकन करते हुए इच्छित सूचना का संग्रह करना। थर्ड है उनके जीवन इतिहास को तैयार करना। और फोर्थ है संगठनात्मक अभिलेखों का अवलोकन करते हुए अध्ययन के लिए चयनित अपराधियों के बारे में इच्छित सूचना संकलित करना। तो ये आपके हो गए व्यक्तिगत अध्ययन की प्रमुख प्रविधियाँ। ठीक, उसके बाद हम लोग जीवन वृत्त पे आते हैं। फोर्थ है आपका जीवन वृत्त। जीवन वृत्त के अंतर्गत व्यक्तिगत अध्ययन में अपराधियों के संपूर्ण जीवन वृत्त अथवा जीवन इतिहास की किसी एक विशिष्ट प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। अपराधियों के जीवन वृत्त का अध्ययन करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान देना चाहिए। जैसे पहली बात ये ध्यान देनी है कि अपराधी व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन उसकी सांस्कृतिक व्यवस्था के संदर्भ में ही करना चाहिए। दूसरा बात यह है कि अपराधी व्यक्ति के पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना। तीसरा, अपराधी व्यक्ति के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं जिन्होंने व्यक्ति को सर्वाधिक प्रभावित किया हो। और चौथा है अपराधी व्यक्ति के बाल अवस्था से लेकर वयस्क अवस्था तक प्राप्त विविध अनुभवों की प्रकृति एवं उसके प्रभाव का अध्ययन। पांचवा है अपराधी व्यक्ति के जीवन की महत्वपूर्ण घटना एवं अनुभव के संबंध में उसकी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया। छठा है अपराधी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों, संचार के साधनों जैसे रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि के प्रभाव का अध्ययन करना। और सातवां है कि अपराधी व्यक्ति की अभिरुचि, मनोभाव, जीवन शैली तथा भविष्य के प्रति उसके दृष्टिकोण का अध्ययन करना। ये था आपका जीवन वृत्त। उसके बाद जो फिफ्थ आता है वो है उपचार।
उपचार के अंतर्गत व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के द्वारा अपराध के लिए उत्तरदायी व्यक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक अथवा अन्य कारणों की खोज की जाती है। गहन अध्ययन के द्वारा व्यक्ति के उन दुखद घटनाओं, अनुभवों एवं कुप्रभावों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को विकृत स्वरूप प्रदान करते हुए अपराधी बना देते हैं। अपराध के कारणों के वास्तविक परिज्ञान के साथ ही व्यक्तिक अपराध पद्धति में उन कारणों के निदान के संबंध में सुझाव भी प्रस्तुत किया जाता है। इस पद्धति का भी लक्ष्य अपराध के कारण, ज्ञान एवं समाधान से ही है। तो ये हो गया आपका व्यक्तिक अध्ययन पद्धति के प्रमुख चरण, जो कि निम्नवत थे। उनको हम लोग 1 by 1 यहाँ पे एक्सप्लेन किए। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लेना। हम इसीलिए बहुत आराम से बोल रहे हैं, जिससे अगर आप राइट डाउन करना चाहो तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको कर सकते हो। ठीक है, अपराध शास्त्र के अध्ययन पद्धतियों में नेक्स्ट आती है आपकी तीसरी प्रयोगात्मक पद्धति। अपराध शास्त्र में प्रयोगात्मक पद्धति का भी उपयोग होता है, लेकिन अभी तक इसका प्रयोग बहुत ही कम हुआ है। इस पद्धति में आपराधिक कारणों के संबंध में उपकल्पना का निर्माण किया जाता है। उपकल्पना, हाइपोथेसिस। ओके, इसके अंतर्गत नियंत्रित दशाओं में व्यक्तियों अथवा समूहों के व्यवहार में परिवर्तन उत्पन्न करके अपराध के मूलभूत कारणों को ज्ञात किया जाता है। प्रयोग द्वारा प्राप्त निष्कर्षों को उपकल्पना में प्राकल्पित अपराध के कारणों के आधार पर जांच की जाती है। प्रोफेसर सदरलैंड ने बाह्य प्रभावों का नियंत्रण करके सतर्कतापूर्वक अवलोकन ही वस्तुतः प्रयोगात्मक पद्धति का सार माना है। प्रयोगात्मक पद्धति अपराध के लिए उत्तरदायी विपुल कारकों को नियंत्रित कर एक विशेष कारक के ही गहन अध्ययन से संबंधित होती है। सतर्कता के साथ साथ संपादित अध्ययन के निष्कर्ष निस्संदेह अति महत्वपूर्ण होते हैं। इस पद्धति की आधारभूत मान्यता यह है कि कोई भी सामाजिक घटना बहुकार की क्रियाशीलता का परिणाम होती है। अपराध भी विभिन्न कारकों का परिणाम होता है। समस्या यह उत्पन्न होती है कि किसी संभावित महत्वपूर्ण एक कारक के प्रभाव का अध्ययन अपराध के क्षेत्र में कैसे किया जाए। यह एक प्रश्न आता है हम अपराध शास्त्रियों के सामने, उसी के संदर्भ में ये बात की जा रही है। यदि अपराधी पर उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि के प्रभाव का अध्ययन करना चाहें तो ऐसी स्थिति में उसके सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और भौगोलिक प्रभावों को पूर्णतः नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। तो ये था आपका प्रयोगात्मक पद्धति। प्रयोगात्मक पद्धति की चर्चा करने के बाद हम लोग आएंगे परिस्थिति शास्त्रीय पद्धति पर। परिस्थिति शास्त्रीय पद्धति, इकोलॉजिकल मेथड भी इसको बोलते हैं। तो परिस्थिति शास्त्रीय पद्धति में मानव समाज को परिस्थिति एवं पर्यावरण संबंधी भिन्नता के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। किसी एक क्षेत्र में घटित होने वाली आपराधिक घटनाओं की दर एवं प्रकृति का अध्ययन दूसरे क्षेत्र की सापेक्षता में की जाती है। समाजों की परिस्थितिगत भिन्नता के आधार पर अपराध का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। जैसे हर समाज की परिस्थिति अलग अलग होती है, क्लियर है? तो हर समाज की परिस्थिति के अनुसार अपराध का भी तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। जैसे कहना ये चाह रहे हैं कि कोई भी समाज है तो उसकी जो सिचुएशन होती है, करंट सिचुएशन, वो अलग अलग होती है, हर समाज से भिन्न होती है। तो जिस समाज की जैसी परिस्थिति है उसी परिस्थिति के अनुसार उसके वहाँ पे होने वाले अपराध का अध्ययन किया जाता है। ज़रूरी नहीं कि हर समाज में एक जैसे अपराध हों, सारे समाजों में एक जैसे अपराध हों, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि समाजों की परिस्थितिगत भिन्नता के आधार पर अपराध का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। शाह और मैके ने अपराध शास्त्र में अध्ययन के लिए सर्वप्रथम इस पद्धति का प्रयोग किया था। ये इम्पॉर्टेंट है आपका, यहाँ पे जो लिखा है शाह और मैके, ये इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने अपराध शास्त्र में अध्ययन के लिए सर्वप्रथम इस पद्धति का प्रयोग किया था। क्योंकि कहना ये चाहते हैं कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कंपटीशन में कि सबसे पहले अपराध शास्त्र में
परिस्थिति शास्त्रीय पद्धति का प्रयोग किसने किया था? तो आप बताओगे शा और मैककेन ने किया था। ये नेट में अक्सर ऐसे क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट में पूछ लेता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रख के पढ़िएगा। तो ये था आपका परिस्थिति शास्त्रीय अध्ययन, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से मेरे सारे वीडियो पूरे वीडियो लेक्चर को सुनिएगा और इसको अपने कॉपी में राइट डाउन करिएगा। यहाँ पे जो अपराध शास्त्र की अध्ययन पद्धतियों के बारे में हम लोगों ने आज चर्चा की है और ये आपके लिए सफिशिएंट नोट्स है, इसको आप राइट डाउन ज़रूर करना। इसलिए हमने बहुत आराम से सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की कि आप राइट डाउन भी करना चाहो तो आप पूरे वीडियो को सुनते समय इसको राइट डाउन करो। जब आपका ये लेक्चर चल रहा होगा तो आप इसको आराम से लिख भी सकते हो और आप इसको स्टार्ट से लेके अंत तक पूरा देखो, तभी ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तभी आपको मेरे सारे यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स मिलते रहेंगे। और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके अपने एक्सपीरियंस आप ज़रूर शेयर करो और आप अपने क्वेश्चन भी इसमें दे सकते हो कि किसी टॉपिक से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो, नोट्स अवेलेबल ना हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, जिस पे हम लोग उस पर काम शुरू करके आप लोग को जल्दी से जल्दी वो वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर सकें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ हम जल्दी आएंगे आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेक्चर को लेके, जो आपकी टॉपिक से रिलेटेड अगला चैप्टर होगा। तो अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे इस चैनल को। मेरा वीडियो लेक्चर सुनने के लिए, देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।